उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी वुमेन फ्रीडम फाइटर स्टोरीज ऑफ अननोन हीरोइंस ऑफ इंडिया, स्टडी आईक्यू, यूपीएससी स्टडी आईक्यू आईएएस। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शकला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, स्टोरी ऑफ अननोन हीरोइंस ऑफ इंडिया। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आप सबने महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह खान, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तो जरूर सुने होंगे, क्योंकि इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा का निर्माण करती है। पर कहीं न कहीं इस गौरव गाथा में हमेशा पुरुष वर्ग का जिक्र ज्यादा रहता है। रानी लक्ष्मीबाई, मैडम भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, दुर्गा भाभी जैसे कुछ चुनिंदा नामों को छोड़ दिया जाए तो महिला फ्रीडम फाइटर्स की चर्चा अक्सर उतनी नहीं होती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इंडियन वुमेन का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल कुछ कम था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रीडम स्ट्रगल के हर मोड़ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। आज हम कुछ ऐसी ही वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की कहानी लेकर आए हैं जिनकी शौर्य गाथा को अक्सर इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिलती। इस सफर की शुरुआत करते हैं किट्टूर की रानी चेन्नम्मा से। किट्टूर रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा किट्टूर कर्नाटका देश की रानी थी। ऐसा कहा जाता है कि रानी चेन्नम्मा ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाने वाली पूरे भारत की पहली महिला थी। यूं तो ये भारत से ब्रिटिशर्स को भगाने में सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स के खिलाफ किए गए उनके इस विद्रोह ने पूरे भारत की नारियों के लिए प्रेरणा का काम किया। अगर इनके जीवन की बात करें तो इनका जन्म 1778 में कर्नाटका के एक छोटे से गांव ककाती में हुआ। बचपन से ही ये अपनी युद्ध कौशल के लिए जानी जाती थी। इनका विवाह किट्टूर के राजा मल्लासा राजा देसाई से हुआ और उनसे उनके एक बेटे की प्राप्ति हुई। कुछ सालों बाद उनके बेटे की मृत्यु हो गई और शायद इसी वजह से रानी चेन्नम्मा को ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़नी पड़ी। दरअसल ब्रिटिशर्स द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की पॉलिसी को भारत में लागू किया गया था, जिसके तहत किसी भी भारतीय राजा की अपनी खुद की संतान न होने पर उसका राज्य ब्रिटिश एम्पायर में विलय कर लिया जाता था। यानी उन्हें अडॉप्टेड चाइल्ड को अपना उत्तराधिकारी बनाने का राइट नहीं दिया जा रहा था। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता था, जो ज्यादातर केसेस में वो नहीं देती थी, और इस तरह ज्यादा से ज्यादा भारतीय राज्यों को हड़पने की तैयारी थी। किट्टूर राज्य के साथ भी यही होना तय था, क्योंकि उस समय किट्टूर का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। पर रानी चेन्नम्मा और किट्टूर के लोगों को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने छोटे से राज्य के सभी लोगों को एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह में ब्रिटिश पुलिस के कई जवान मारे जाते हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम चला कि एक छोटे से राज्य के लोगों ने उनके कई सारे ऑफिसर्स की हत्या कर दी है, तब उन्होंने किट्टूर पर एक बड़ी आर्मी के थ्रू अटैक करवाया। इस अटैक में भी जब रानी चेन्नम्मा और उनकी टीम की जीत होने लगी तो ब्रिटिश आर्मी ने उनके साथ छल कपट करना शुरू कर दिया। इसके तहत ब्रिटिश आर्मी रानी चेन्नम्मा के किले में घुस गई और वहां उनके तोपों से गन पाउडर निकालकर उसमें कीचड़ भरना शुरू कर दिया। ऐसा करने से रानी चेन्नम्मा की सभी तोप बर्बाद हो गईं और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग में हारने लगी। रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया और उन्हें 5 साल तक जेल में रखा गया, जिस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, रानी चेन्नम्मा अंत में ब्रिटिशर्स से हार जरूर गईं, लेकिन एक समय के लिए उन्होंने अपनी एक छोटी सी फौज के साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इनकी इसी वीरता से इंस्पायर होकर भारतीय महिलाओं ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना शुरू किया। रानी चेन्नम्मा के बाद हम जानेंगे बंगाल की वीरांगना मतंगिनी हजरा के बारे में। मतंगिनी हजरा। मतंगिनी हजरा को बंगाली में प्यार से गांधी बुरी बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है ओल्ड लेडी गांधी। वर्ष 1905 से ही मतंगिनी हजरा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आगे चलकर ये गांधी जी की आइडियोलॉजी से काफी प्रेरित हुई और उनके आंदोलनों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया,
1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपनी भागीदारी देते हुए इन्होंने सॉल्ट एक्ट को तोड़ दिया, जिसके कारण ये अरेस्ट भी हुई। हालांकि अरेस्ट होने के कुछ ही समय बाद इनको रिलीज कर दिया गया, लेकिन रिलीज होने के बाद भी इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना जारी रखा, जिसके कारण उन्हें फिर से ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट कर लिया। इस बार उन्हें 6 महीने के लिए बलरामपुर जेल में बंद किया गया। जेल से रिहा होने के बाद मतंगिनी हाजरा ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसके बाद उन्होंने श्रीरामपुर का सब डिविजनल कांग्रेस कन्फेडरेशन भी अटेंड किया। इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस फोर्स का यूज किया, जिसके कारण स्वतंत्रता सेनानियों और पुलिस फोर्स में टकराव देखने को मिला और इस भिड़ंत में मतंगिनी हाजरा भी काफी चोटिल हो गई। लेकिन घायल होने के बाद भी इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन जारी रखा। फिर 1942 में इन्होंने मेदिनीपुर में क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत हो रहे प्रोटेस्ट्स को ज्वाइन किया। इस मूवमेंट के तहत वो और उनके सभी साथी मेदिनीपुर को ब्रिटिश कंट्रोल से आजाद करवाना चाहते थे। इसी मूवमेंट के दौरान 29 सितंबर 1942 को तामलुक पुलिस स्टेशन के ठीक सामने जब ये प्रोटेस्ट कर रही थीं, तब ब्रिटिश पुलिस द्वारा इन पर 3 गोलियां चलाई गई, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जब इन्हें गोली मारी जा रही थी, तब भी उन्होंने अपना साहस बरकरार रखा और मरते वक्त भी जोर जोर से वंदे मातरम बोलती रहीं। मतंगिनी हाजरा एक सच्ची देशभक्त थीं, जिन्होंने पूरे साहस और शक्ति के साथ ब्रिटिशर्स का सामना किया और भारत की आजादी की लड़ाई में एक अहम रोल निभाया। मतंगिनी हाजरा के बाद आइए अब बात करते हैं असम की बेटी और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ के बारे में। कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ को बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है। ये असम से बिलोंग करती थीं और इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया। बीरबाला ने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मूवमेंट के तहत इन्होंने बारोंगबारी रीजन की महिलाओं की ग्रुप को लीड किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन सभी फीमेल वॉलंटियर ग्रुप्स के साथ मिलकर एक मोर्चा निकाला। इस मोर्चे का एक ही मुद्दा था और वो था ब्रिटिश डोमिनेटेड गोहपुर पुलिस स्टेशन में ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ो जैसे स्लोगन्स रेज करते हुए इंडियन फ्लैग को होइस्ट करना। हालांकि बीरबाला अपने इस लक्ष्य में सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस ने इन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स द्वारा रोके जाने के बावजूद वो अपने लक्ष्य के प्रति अटल रहीं। जब ब्रिटिशर्स को लगा कि धीरे धीरे अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तब उन्होंने बीरबाला और उनकी महिला वॉलंटियर्स पर गोलीबारी शुरू कर दी और इस तरह इन्होंने देश प्रेम के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक कर दिया। बीरबाला अपनी शहादत के समय केवल 18 वर्ष की थी। इनकी छोटी सी आयु में देश के लिए इनका बलिदान और समर्पण अपने आप में अतुलनीय है। बीरबाला के बाद हम जानेंगे लक्ष्मी सहगल के बारे में, जिनकी शौर्य गाथा भारत और सिंगापुर दोनों देशों में गाई जाती है। लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। वैसे तो इनकी शिक्षा दीक्षा एक डॉक्टर के रूप में हुई थी, लेकिन इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बन देश की रक्षा की। लक्ष्मी सहगल के स्वतंत्रता सेनानी बनने का सफर सिंगापुर से शुरू हुआ। सिंगापुर में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और साथ ही साथ वो वहां रह रहे भारत के माइग्रेंट लेबरर्स के लिए एक क्लिनिक चलाया करती थी। इसी दौरान उन्हें सुभाष चंद्र बोस के विचारों के बारे में भी पता चला। सुभाष चंद्र बोस अपनी इंडियन नेशनल आर्मी में एक वुमेन रेजिमेंट भी बनाना चाहते थे, जो भारत की आजादी के लिए लड़ सके। इसके बारे में पता चलते ही लक्ष्मी सहगल ने उनके साथ एक मीटिंग की और इस वुमेन रेजिमेंट को हेड करने की इच्छा जाहिर की। सुभाष चंद्र बोस तुरंत ही मान गए और लक्ष्मी सहगल को रानी लक्ष्मीबाई नाम से बनी इस रेजिमेंट का कैप्टन बनाया गया, जिस वजह से ये कैप्टन लक्ष्मी के नाम से काफी पॉपुलर हुई। लक्ष्मी सहगल ने खुद तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ही, साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस जंग में हजारों की तादाद में महिलाओं को इकट्ठा किया। इस जंग के तहत दिसंबर 1944 में लक्ष्मी सहगल और उनकी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ने जापानीज आर्मी के साथ मिलकर बर्मा पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अटैक किया। इसके बाद इनका प्लान नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इंडिया में घुसना था और वहां से ब्रिटिशर्स को खदेड़ना था।
लेकिन बैटल ऑफ इम्फाल के दौरान इनका सामना एक बड़ी ब्रिटिश फोर्स के साथ होता है, जिसके बाद लक्ष्मी सहगल को यहां से वापस लौटना पड़ता है। वापस लौटते वक्त इन्हें ब्रिटिशर्स ने 1945 में अरेस्ट कर लिया। इसके बाद इन्हें बर्मा जेल में कैद कर दिया गया। कुछ समय बाद 1946 में ब्रिटिशर्स ने उन्हें रिहा कर भारत की ओर वापस भेज दिया। भारत आकर भी लक्ष्मी सहगल ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना नहीं छोड़ा, और जैसा कि लक्ष्मी पहले से डॉक्टर थीं, आगे चलकर इन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में गुजार दिया। लक्ष्मी सहगल ने एक मिलिट्री वुमेन और एक डॉक्टर दोनों ही रूप में देश की सेवा की। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बंदूक भी उठाई और साथ ही साथ घायल सैनिकों की सेवा भी की। इनकी कहानी पूरे विश्व के लिए काफी प्रेरणादायी है। अब जानते हैं बिहार की एक साधारण सी गृहिणी तारा रानी श्रीवास्तव की कहानी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश हित में लगा दिया। तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी का जन्म सारण, बिहार में हुआ। आगे चलकर उनकी शादी फुलेंदु बाबू से हुई और तारा रानी ने अपने पति के साथ मिलकर 1942 में महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट ज्वाइन किया। उनके इस मूवमेंट को ज्वाइन करने का केवल एक ही मकसद था, और वो था ब्रिटिश कंट्रोल्ड सिवान पुलिस स्टेशन पर भारतीय झंडे को फहराना। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए तारा ने आसपास की सभी महिलाओं को मोटिवेट कर इस मूवमेंट से जोड़ लिया। जब एक बड़ी संख्या में लोग उनके साथ आ गए तो तारा रानी ने अपने पति और सभी लोगों के साथ मिलकर सिवान पुलिस स्टेशन की ओर अपना मार्च शुरू किया। वो ये मार्च इंकलाब का नारा लगाते हुए कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब इस मार्च के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे रोकने के लिए तारा रानी के ग्रुप पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस गोलाबारी में तारा रानी के पति को भी एक गोली लग गई, जिसकी वजह से वहीं मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तारा रानी ने इनकलाब बोलते हुए अपने मार्च को कंटिन्यू रखा। वैसे तो वो इस मार्च में सफल नहीं हुई, पर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने मृत पति से भारत को आजाद कराने का वादा किया था, और इसी वादे को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई तब तक जारी रखी जब तक भारत आजाद नहीं हो गया। तारा रानी के इस जज्बे को जितनी सलामी दी जाए उतनी कम है। उन्होंने अपनी घर गृहस्थी की चिंता छोड़ निस्वार्थ रूप से अपना पूरा जीवन आजादी की लड़ाई में व्यतीत कर दिया। तारा रानी के बाद आइए बात करते हैं चिटागोंग की बहादुर स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वाद्देदार की। प्रीतिलता वाद्देदार। प्रीतिलता वाद्देदार का जन्म 5 मई 1911 को बंगाल के चिटागोंग में हुआ था, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रीतिलता ने एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन दीपाली संघ को ज्वाइन किया। इस ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं को कई तरह के फाइटिंग टेक्निक्स सिखाए जाते थे। इन टेक्निक्स को सीखने के बाद प्रीतिलता बंगाल के रेवोल्यूशनरी सूर्य सेन की इंडियन रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसको ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि इस आर्मी में केवल पुरुषों को भर्ती किया जाता था। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और इस आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए काफी हार्ड मिलिट्री ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग में इन्होंने कई कॉम्बैटिंग स्किल्स सीखे। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें इंडियन रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद प्रीतिलता को 7 से 10 मिलिट्री मैन का कमांड सौंपा गया और इन्हें पहाड़ताली यूरोपियन क्लब पर रेड का मिशन दिया गया। इस क्लब को रेड के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यहां पर ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों को अपमानित किया जाता था। इस क्लब में ब्रिटिशर्स कई तरह से भारतीयों का फिजिकल और मेंटल एक्सप्लॉयटेशन करते थे, और ब्रिटिशर्स ने इस क्लब के बाहर एक साइन बोर्ड भी लगाया हुआ था जिस पर यह साफ लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। प्रीतिलता वाद्देदार अपने साथियों के साथ एक पुरुष के भेष में क्लब पहुंच जाती हैं और ये लोग इस पर कब्जा कर लेते हैं। क्लब को फ्री करने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा उनके और उनके ग्रुप पर अटैक किया जाता है। इस मुठभेड़ में प्रीतिलता के कई साथी मारे गए और उन्हें भी एक गोली लग गई। गोली लगने के बावजूद उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन प्रीतिलता के पास वहां से बाहर जाने का मार्ग नहीं था और ब्रिटिशर्स द्वारा उन्हें पकड़ा ना जा सके, इसीलिए उन्होंने साइनाइड का एक टैबलेट खाकर स्वयं की जान दे दी। तो ये थी प्रीतिलता वाद्देदार की कहानी कि कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की और साथ ही साथ भारत के मेल डोमिनेटेड सोसाइटी और समाज के रूढ़िवादी तत्वों पर भी करारा प्रहार किया। प्रीतिलता के बाद हम जानेंगे मणिपुर की प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी
पमेई गाइडिनल्यू के बारे में। पमेई गाइडिनल्यू। पमेई गाइडिनल्यू नागा जनजाति की स्वतंत्रता सेनानी थी जो पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर से बिलोंग करती थी। पमेई की गौरव गाथा पूरे सम्मान के साथ मणिपुर और आसपास के नागा रीजन्स में गाई जाती है। इन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु से ही अपना जीवन भारत देश और नागा ट्राइब्स की रक्षा में व्यतीत करना शुरू कर दिया था। जब ये 13 वर्ष की थीं, तब इन्होंने अपने कजन द्वारा लॉन्च किए गए हेराका मूवमेंट को ज्वाइन किया। ये मूवमेंट एक एथनो रिलीजियस मूवमेंट था। इस मूवमेंट का एक ही मकसद था और वो था ब्रिटिशर्स द्वारा नागाज पर किए गए एक्सप्लॉयटेशंस को रोकना। दरअसल ब्रिटिशर्स फोर्सफुली नागा ट्राइब के लोगों का क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करने लगे थे और इसी को रोकने के लिए पमेई ने यह मूवमेंट ज्वाइन किया। पमेई को ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे ये रिलीजियस मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनता गया, जिसके तहत पमेई और इस मूवमेंट के अन्य मेंबर्स ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से नागा रीजन से भगाना चाहते थे और वहां नागा राज्य स्थापित करना चाहते थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। इस गुरिल्ला युद्ध के कई लक्ष्य थे, जैसे नागा ट्राइबल रिलीजन को रिवाइव करना, क्रिश्चियन कन्वर्जन्स को रोकना, ब्रिटिशर्स द्वारा लगाए गए हैवी टैक्सेस को अबॉलिश करना इत्यादि। और इन्हीं कारणों की वजह से पमेई और उनकी टीम ने ब्रिटिशर्स के विरोध में अपना आंदोलन शुरू किया। इस विद्रोह के तहत कुछ समय बाद पमेई और उनकी टीम ब्रिटिशर्स पर हावी होने लगी और ब्रिटिशर्स को जब ऐसा लगने लगा कि वो हार रहे हैं, तब उन्होंने पमेई को अरेस्ट करने की कोशिश की और उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी किया। लंबे समय तक तो ब्रिटिशर्स उनकी खोज नहीं कर पाए, लेकिन 1932 में ब्रिटिशर्स ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। अरेस्ट करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल में बंद कर दिया। पमेई जब जेल में कैद थी, तब 1937 में जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने का वादा किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने पमेई की वीर गाथा सुनकर उन्हें रानी की उपाधि भी दी। आगे चलकर उनकी ये उपाधि काफी पॉपुलर हुई। जवाहरलाल नेहरू ने अपना वादा पूरा भी किया और 1947 में भारत की आजादी के साथ ही पमेई को भी जेल से रिहाई मिली। उसके बाद पमेई ने अपना पूरा जीवन ज़ेलियागोंग ट्राइबल ग्रुप के विकास और उनके हक की लड़ाई में व्यतीत कर दिया। ये थी पमेई गाइडिनल्यू की कहानी कि कैसे इन्होंने इतनी कम उम्र में अपने देश और कम्युनिटी दोनों की रक्षा की। कंक्लूजन। दोस्तों, भारत की आजादी में स्त्रियों ने हमेशा से ही एक अहम भूमिका निभाई थी, पर कहीं न कहीं हमारे पेट्रियार्कल समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान को उतना महत्व नहीं दिया जाता। स्त्रियां जो अपनी ममता, सहानुभूति और कोमलता के लिए जानी जाती थीं और जिन्हें हमेशा से घर के कामकाज में झोंक दिया जाता था और हमेशा से पुरुषों के पीछे चलना सिखाया गया था, उन्हीं स्त्रियों ने अंग्रेजों को कई मौकों पर धूल चटा दी थी। भारत की ये वीरांगनाएं काफी प्रेरणादायी हैं और उनसे हमें ये सीख मिलती है कि भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हमें अपने अंदर देश प्रेम की भावना जरूर जागृत रखनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपने सुनी थी इन वीर स्त्रियों की कहानी? क्या आपको और ऐसी स्त्रियों के नाम और कहानियां पता हैं जिनके योगदान की चर्चा अक्सर नहीं होती? और आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से इन वीर स्त्रियों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी कि पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों को मिलती आई है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जी, इस पे बोलेंगे हमारे हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड प्रोफेसर नदीम इकबाल चतोई जटरंजा साहब। देखिए जी, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, इन भाइयों को है, लेकिन इतना कहना चाहूँगा। एट द एंड उन्होंने सवाल किया है कि क्यों मर्दों का ही नाम आता है, मेल्स का ही उनको प्रेफर किया जाता है, उनको आगे लेके आते हैं। तो एक कुदरत की तरफ से भी एक वो चीज़ है कि मर्द में वो चीज़ नज़र आती है, वो खासियत नज़र आती है। औरत जो है एक और कैटेगरी के लिए बनी है, ठीक है। वो उन्होंने बताया कोमल है, नाजुक है, वो उस चीज़ के लिए वो अलग कैटेगरी है उसकी। तो लेकिन यह है कि जब इस तरह की सिचुएशन थी और गोरों का राज था, ब्रिटिश हुकूमत जो है वो राज कर रही थी, और जहाँ पे भी जुल्म ज्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी, वहाँ पे बोलते हैं ना कि बच्चा बच्चा उठ के वो जो है वो दुश्मन के खिलाफ जो है तहरीक चला देता है, एक मुहिम चला देता है। उसमें उसके खून में भी कहते हैं कि वो शामिल है।
तो इसी तरह ही होता है, जब ज़्यादतियाँ होती हैं वो होते हुए देखते हैं तो फिर वो उसके बाद वो ज़्यादतियों का बदला लेने के लिए उनका एक माइंड सेट जो है वो बन जाता है। तो लेडीज़ को अगर देखें तो बहुत सारी उन्होंने कहा है घरेलू काम, वो शादियाँ भी उन्होंने की है, बच्चे भी पैदा किए, लेकिन एट दी एंड जब देखा है कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ, तो उनके मुल्क के साथ हो रही थी, तो वो जज्बा जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है, तो वो चिंगारी होती है, बस वो आग भड़कने की देर होती है, वही हुआ है। और एक मूवी आई थी कंगना रावत की, झांसी की रानी, वो भी इसी से रिलेटेड थी, हिस्टोरिकल चीज़ थी। लोगों ने उसको भी, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन बहुत सारे कॉलम्स आए थे उसके खिलाफ, ट्विटर हुए थे कि मतलब कि यार ये लेडीज़ को बड़ा प्रेफर किया गया है और सुपीरियर दिखाया गया है। लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि और बहुत सारे देशभक्त हैं, उनको उनके ऊपर स्टोरी क्रिएट हो सकती थी, आपने लेडीज़ के ऊपर ही क्यों की। तो लोगों का माइंडसेट कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा मैं कहूँगा कि छोटा है, उनका सोचने का जो दायरा है वो वसी नहीं है। ओपन माइंडेड वो लोग तो वो खुल के सोचते हैं कि अगर मर्द को हक है तो औरत को भी हक है। जहाँ इक्वालिटी की बात करते हैं तो कम से कम उसको फिर पूरा भी करें ना, खाली मुंह से बोल रहे हैं। तो इनका भी नाम होना चाहिए हिस्ट्री में और चीज़ों में। जैसे पाकिस्तान में हमको गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, पाकिस्तान में सब्जेक्ट में जो पुरुष हैं उनके बारे में नहीं बताया जा रहा, तो हाँ ना, मतलब यहाँ पे बिल्कुल हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री तो जी भी बताई जा रही है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कपला चल रहा है कि मतलब मिस्टेक हुई है कि उनको भी हिस्ट्री में होना चाहिए, इन लोगों को भी जिन लोगों ने कुछ ना कुछ दान किया है अपने देश के लिए और कुछ ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं। क्योंकि एक औरत को उसने घर बार भी संभालना होता है, बच्चे हैं उनको भी संभालना है और उसके बाद अपने देश की खिदमत भी करनी है, तो उस पर भी बर्डन ज़्यादा है। तो मर्द अपने आप को उतना सुपीरियर ना समझे कि वो कहे कि मैं औरत से भी ऊपर हूँ। लेकिन यह है कि इसका कहने का मकसद, मेरे बात करने का मकसद ये है कि थोड़ी बहुत इक्वालिटी होनी चाहिए। जहाँ तक इन फ्रीडम फाइटर्स की बात हुई है तो इनमें भी इनका नाम होना चाहिए था। तो बहरहाल ये हमें बिल्कुल नहीं पता था, फर्स्ट टाइम सुन रहे, क्योंकि झांसी की रानी एक मूवी क्रिएट हुई है, एक और थी पता नहीं देवी नाम था उनका, उनके ऊपर भी मूवी बनी थी। लोग अक्सर किसी को ताना मारना हो तो वो नाम ले देते हैं, पता नहीं तो ये ना बन, मतलब वो क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन वो एक फ्रीडम फाइटर थी। वो मुझे बाद में पता चला, मैंने कहा ये बार बार नाम लेते हैं, इसका नाम मेरे जहन में नहीं अभी आ रहा, और उनका वो बार बार क्रिटिसाइज करते हैं। वो थोड़ा बहुत मैंने वो सर्च किया तो वीडियो मिली, तो उसके ऊपर मैंने वो पता चला वो भी फ्रीडम फाइटर हैं। तो लोग कैसे लेडीज़ को, मतलब लेडीज़ का नाम आ जाए तो मिस यूज़ और उसके ऊपर लाफ कर देंगे। वो भाई अगर वो उस टाइम वो उस फील्ड में उतरी है ना, इतना जज्बा लेके, इतना झगड़ा लेके, कोई मर्द भी होता है ना, वो मर्दों के साथ ही लड़ती रही है, ब्रिटिश के साथ, ठीक है। तो ये हिम्मत चाहिए होती है और जज्बा होता है तभी औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, वो लड़ता है अपने मुल्क के लिए। तो इनको वाकई जो है खराज तहसीन पेश करना चाहिए और इनका जो जितना भी क्रेडिट है, जो भी इन्होंने काम किया है, उस हिसाब से इनको सामने लेके आना चाहिए, ताकि आवाम को, जो यंगस्टर हैं, उनको पता होना चाहिए हमारी हिस्ट्री क्या है। वीडियो अच्छी थी, ज़बरदस्त वीडियो थी, नॉलेज वाली थी, मज़ा आया देख के। बिल्कुल जी। इसमें लास्ट में सवाल किया कि आप ऐसा जानते थे इस बारे में, तो ये नहीं पता था, यकीन करो ये पहली बारी मैंने देखी ऐसी वीडियो कि इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा भी है कि औरतों ने भी अपना किरदार अदा किया इतना ज़बरदस्त। क्योंकि मैं अभी इसी चीज़ को देख रहा था कि हमारी जो पीछे तरीक़ गुजरी है, कैसे कैसे लोगों ने स्ट्रगल की है अपने मतलब रिलीजन के लिए, अपने मज़हब के लिए। तो मैं अभी एक ड्रामा देख रहा हूँ, तो कुल उस्मान और अर्तुगरुल का ड्रामा जो देखा, कि मैं सोच रहा था कि देखा जाए कि उनके ऊपर कैसा वक़्त, या सल्तनत उस्मानिया किस तरह आसानी से क्या बन गई थी उस दौर में, कैसा मतलब मूवमेंट चल रही थी, या कैसे उन्होंने काम किया। तो पहले तो सिर्फ ये सुना था कि ऐसा ऐसा हुआ था। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ उस ड्रामे को, तो पता चलता है कि उनके ऊपर कैसा मतलब कैसी कैसी सिचुएशन डाली जाती थी, कैसे कैसे उनके खिलाफ किया जाता था, प्रोपोगंडा कर लो, या उनके ऊपर कैसे कैसे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे। तो कभी ये दोनों तरफ से होता है, देखो कभी इधर से जाती होती थी, कभी उधर से, तो इसमें बहुत से मतलब जासूस डालने सब होता है। पर ये देखने वाली चीज़ ये होती है कि इसमें देखा जाए कि क्या मतलब कैसे ये काम हुआ। तो इन्होंने तभी सिर्फ बताने हमें बता दिया कि ऐसा हुआ था, इनके साथ ऐसा हुआ था। हालांकि अगर बंदा देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल होता है, कई जगह पे जाके अटैक करना है, उसकी प्लानिंग करनी है, तो ये मतलब मर्द भी करते हैं। पर इनकी एक अलग बात है कि इस वीडियो में कि इन्होंने बताया कि औरतों ने भी इतनी स्ट्रगल की है इसके लिए, तो बहुत मुश्किल सिचुएशन भी आ जाती है। जैसे उन्होंने बताया कि एक महिला थी जिन्होंने वो साइनाइड की कौन सी गोली खा ली, तो देखो उनके ऊपर कितना मुश्किल वक्त होगा कि मैं न पकड़ी जाऊँ, मेरे ऊपर कैसा कैसा जुल्म होगा।
या और भी उनके जज्बा ही है ना। जज्बा। तो बहुत बड़ी बात है यार इंडिया की, इन औरतों ने इतना किरदार अदा किया, गोलियां खाई, 3-3 गोलियां बता रहे हैं लगी उनको, तो उन्होंने अपने इस दुनिया से चली गई अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। तो वही, ये आसान नहीं होता। जैसे मैं ये ड्रामा देख रहा हूँ तो उसमें ऐसे ऐसे लम्हे आए हैं कि इंतहाई मुश्किल वक़्त आ जाता है उन लोगों के लिए, पर फिर भी वो खड़े रहते हैं। इधर भी ऐसा ही होगा। इन औरतों ने कितना मुश्किल सफ़र, कठिन सफ़र था ये वो गुजारा। अभी एक बता रहे हैं कि 1932 में वो औरत पकड़ी गई है और 1947 में आज़ाद हुई है। तो देखना पड़ेगा कि कितना वो 15 साल, 14-15 साल का ये वक़्त बनता है कि आसान होता है। 1932 में पकड़ी थी और 1946 में उन्होंने फिर पाकिस्तान भेज दिया था। नहीं, वो नहीं, वो दूसरी है। मैं वो बता रहा हूँ कि जो 1932 की वो जो ना इंडिया भेज दिया था ना, वो अलग है, वो अलग है, आज़ाद किया था, वो अलग है, वो अलग है। नेहरू जी ने किया था 1932 में, आज़ाद किया था उनको। हाँ, 1932 में पकड़ा था और 1947 में जब वो इंडिया आज़ाद हो गया तो उन्हें आज़ाद किया गया। मतलब देखो कितना लंबा सफ़र था जो उन्होंने जेल में काटा। क्या वो आसान होगा? औरत के लिए बहुत मुश्किल होता तो मर्द के लिए भी मुश्किल होता है। उधर बहुत जुल्म करते हैं, तो एक औरत हो और उसके ऊपर ज़्यादा मुश्किल, कितने मतलब मुश्किल दिन होंगे और कितनी मुश्किल रातें होंगी। मेरा ख्याल है उस दौर में भी इनसे काम करवाया जाता होगा। उस दौर में सजाएं भी बड़ी कड़ी थी ना, तो बहुत मुश्किल सफ़र होगा। और इन औरतों का ये मतलब किरदार देख के अच्छा लगा है। वीडियो में हमको कुछ ना कुछ बताया गया, हालांकि इनकी असल को मतलब फिल्म आए या कोई ड्रामा इनके ऊपर आए तो वो अलग देखने वाला होगा, उसमें पूरी डिटेल होगी। तो फिर भी मतलब बहुत इनके अल्लाह इनको जो है ना, या अपने जहाँ भी हैं इनको अच्छी ही आगे ज़िंदगी जो है मिले। बाकी ये है कि आने वाला उनको बोलते हैं कि डबल जन्म होता है जैसे इन हिंदू लोग में है, तो अगर इनको दोबारा जन्म हो तो उसमें इनको सुख मिले। बाकी ये है कि बहुत अच्छा किरदार था इनका हिंदुस्तान की आज़ादी में। तो हमारे को ऐसी हिस्ट्री नहीं बताई जाती। बड़ी बात है इंडिया की, मतलब ये वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ पता चले। पढ़े लिखे हैं, सोच समझ रखते हैं। पहली वही बात है कि हमें तो वही बात पहले भी मैंने किया कि लेडीज़ का हमें क्या पता होगा फ्रीडम फाइटर का, हमें तो दूसरे मर्दों के फ्रीडम फाइटर का भी नहीं पता है, सीधी सी बात है। और पाकिस्तान में नहीं पढ़ाया जाता। पाकिस्तान में चंद एक नाम है जो मुस्लिम है उनका पढ़ाया जाता है, और उसके अलावा हमें नहीं पता कि इंडिया में जितने भी ये फ्रीडम फाइटर थे वो क्या क्या करते रहे हैं, क्या क्या नहीं, कैसी मुश्किलें उन्होंने सही हैं और कैसे उन्होंने भी ये लड़ाई लड़ी है। तो हमें तो वो भी नहीं पता। चलो इंडिया वालों को तो पता है। और बाकी दूसरा जो है वो जो पाकिस्तान के लिए फ्रीडम फाइटर थे वो इंडिया में भी नहीं पढ़ाए जाते, तो उनको इंडिया में गलत सवर किया जाता है, ये भी बात सच्ची है। तो अगर रीडर रहे कि सबका एक नाम लिया होता, हर एक हिस्ट्री में आता, मुस्लिम होता चाहे हिंदू होता चाहे कोई भी होता, तो वो बात बिल्कुल ठीक होनी थी। और खैर वो तो रही मर्दों की बात है, लेकिन औरतों की तो बिल्कुल भी बात ना तो इधर होती है ना उधर होती है। तो जिन्होंने उस वक़्त लड़ाई में हिस्सा लिया, उस वक़्त अपना आप गंवा दिया उस फ्रीडम के लिए, तो उनका नाम तक नहीं आता। और किसी पुरानी बुक में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जिन्होंने जहाँ से इन्होंने भी वीडियो क्रिएट की है ज़ाहिर देख के, और इनको भी वहाँ से नॉलेज मिला होगा और इन्होंने वीडियो क्रिएट की, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। उनके जो है वो क्या कहते हैं कि उनको क्रेडिट दिया है इस चीज़ का, और उनकी जो इज़्ज़त अफजाई की है उसके लिए शुक्रिया स्टडी IQS वालों का। और ये है कि मर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है फ्रीडम फाइटर बनना, औरत के लिए तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो औरत फ्रीडम फाइटर बन रही है तो सोचे वो कितना बोझ लेके मतलब वो सारा कुछ कर रही है। और ज़ाहिर घर बार होता है, उसके बाद बच्चे होते हैं, उसके बाद एक औरत होती है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि नहीं औरत मर्द एक जैसे होते हैं, तो वो सबको पता भी है, साइंटिफिकली भी पता है सबको कि औरत के लिए बहुत सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो फिर भी वो फ्रीडम फाइटर हैं, तो उनकी इज़्ज़त और ज़्यादा है मर्दों से भी, कि एक औरत होकर फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर बनी है, ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी हैं और सबके जो है अपने मुल्क के लिए खड़ी हुई हैं, वो ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल हैं। उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है मर्दों से भी। और बेशक वो किसी से लड़ी हैं या नहीं लड़ी, बेशक वो सिर्फ एहतजाज में हैं, और कुछ फ्रीडम फाइटर थी जो एहतजाज में सिर्फ थी और उन्होंने कैद भी काटी है, और दूसरे कुछ ऐसी थी जिन्होंने बाकायदा लड़ाई की है आगे से, कुछ ने तलवारों से की है, कुछ ने बंदूकों से की है लड़ाई। और बाकी ये है कि ये देख के मुझे भी वाकई अच्छा लगा कि औरतें, क्योंकि आज तक मैंने सुना नहीं था कभी फ्रीडम फाइटर में भी औरतें थी, लेकिन आज पता चला कि फ्रीडम फाइटर जब थे उस वक्त औरतें भी महिलाएं भी थीं।
तो ये देख के अच्छा भी लगा और खुशी भी हुई और मज़ा भी आया वीडियो देख के और इन्जॉय भी किया। ज़बरदस्त वीडियो जी हिस्ट्री से रिलेटेड, और इसी तरह की वीडियो जो है वो आती रहती हैं और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएँ विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। आप लोगों को भी प्यार मोहब्बत है जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।